नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं विधायिका के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 11th क्लास का। तो विधायिका में जैसा कि पता है कि आप लोगों को विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाने का कार्य करती है। जैसे अपना केंद्र सरकार, केंद्र में क्या होती है, लोकसभा, और उसमें कौन होता है, राज्य में कौन होता है, विधानसभा। ठीक है, तो सबसे पहले संसद किसे कहते हैं अगर हम ये देखें तो संघ की जो विधायिका होती है उसे संसद कहते हैं। संघ का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जो विधायिका होती है उसे हम संसद कह सकते हैं, क्योंकि राज्यों के जो लोग बैठते हैं वो तो राज्यसभा में बैठते हैं, और जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल नंबर 76 में एक बात कही गई है कि उसमें जो राष्ट्रपति होगा वो सदन का अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति जो होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 में डिफाइन किया गया है। अब भारत की जो व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, संसदीय प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है, संसदीय प्रणाली पर आधारित है। और वो लिया गया है कहां से, ब्रिटिश से। कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, अब सरकार के जो मेन होते हैं वो 3 अंग होते हैं। सरकार के मेन अंग 3 होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, तो अब हम इसमें से बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो टोटल सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं। टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर से 238 तो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से, यानी कि एक तो प्रत्यक्ष चुनाव विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष चुनाव विधि होती है। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव विधि जिसमें कि डायरेक्टली जनता वोट डालती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव विधि जिसमें जनता वोट नहीं डालती डायरेक्टली। तो अप्रत्यक्ष चुनाव जो मेथड है उससे ये 238 लोग चुने जाते हैं, और 12 जो लोग हैं, टोटल 250 है, 12 जो लोग हैं वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उनमें से 12 लोगों को चुनता है इस टैलेंट के हिसाब से, यानी कि अगर वो साहित्य में हो, खूब ज्यादा विख्यात व्यक्ति हो साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में, खेल में। आपने देखा होगा रेखा जो हीरोइन है, रेखा को खेल में, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं ये सारे राज्यसभा के अंदर मनोनीत हो चुके हैं। तो इससे इतने लोग जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 लोगों को, जो कि इन चीजों से संबंधित रखते हैं। अब कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होता है राज्यसभा के लोगों का, राज्यसभा के सांसद का? 6 साल के लिए होता है। 6 साल के लिए होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष में, हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य जो हो जाते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं अपने आप ही। उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि हर 2 साल में लगभग 1/3 आदमियों का, 1/3 सांसदों का 6 साल पूरा हो जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा की देखो योग्यता क्या क्या होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा की योग्यता में सबसे पहला जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए उसका। और सबसे बड़ी बात है, भारत की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। ठीक है, चाहे वो लोकसभा के लिए भी खड़ा होगा और लोकसभा का भी सदस्य बनेगा तो भी उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी खासियत देखो, राज्यसभा के लिए क्या होता है कि वित्त विधेयक यानी फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड काम जितने भी होंगे 14 दिन तक विचार कर सकता है। 14 दिन तक विचार नहीं करेगा तो वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, एकदम पास मान लिया जाएगा। संविधान संशोधन का इसके पास है राइट, ये भी संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, हालांकि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर प्रश्न शक्तियां, ये भी सवाल पूछ सकता है मंत्रियों से। इसके भी सदस्य जो होते हैं मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न आवर होता है ना 11 से 12। ठीक है, जो प्रश्न आवर होता है उसमें आदमी, तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता वो। ठीक है,
लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के अंदर 545 सदस्य होते हैं, 545, और इनके सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है, एकदम सार्वभौमिक मताधिकार का चुनाव का अधिकार का उपयोग करके भारत की जनता चुनती है इनको, भारत की जनता चुनती है। और टोटल सदस्य होते हैं इसके अंदर 545, और 545 में से 543 तो ऐसे चुने जाते हैं डायरेक्टली, और 2 तो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा संसद है, एक तरह से बहुत शॉर्ट में बताने का तरीका देखो, संघ की विधायिका संसद कहलाती है। संघ की विधायिका मतलब जहां पे संघ का मतलब ही राज्य और केंद्र दोनों मिलके जो है, तो इसका जो हेड है जहां पे बैठते हैं ये संसद कहलाती है। ठीक है, अब संसद की शक्ति भी तो होगी कुछ ना कुछ। संसद की शक्ति, सबसे पहला जो संसद का जो शक्ति है वो क्या है? कानून है, कानून बनाना। ठीक है, पहले जो शक्ति है इसकी वो है कानून बनाना। ठीक है, दूसरी शक्ति कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। भाई संसद के पास शक्ति है, संसद कानून बना सकती है, संसद के पास शक्ति है, कार्यपालिका पे वो क्या करती है? नियंत्रण कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। भाई राज्यसभा और लोकसभा आर्टिकल नंबर 368 में विधि दे रखी है, इस विधि का उपयोग करके वो संविधान में बदलाव कर सकती है। ठीक है, संविधान में बदलाव कर सकती है, निर्वाचन संबंधित कार्य कर सकती है। ठीक है, विदेश नीति पे कार्य कर सकती है। विदेश नीति का मतलब है विदेशों से हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, विदेशों से हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। प्रतिनिधित्व, हमारे वहां पे जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में जो नेता बैठते हैं, लोकसभा में जो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं, उसके अंदर सारे ही लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जनता की, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बात करेंगे विधेयक के बारे में। ठीक है, ये विधेयक जो होता है जो कानून निर्माण वगैरह से रिलेटेड होता है, या कोई भी चीज हमें जब पास करानी होती है, कुछ संशोधन करना हो संविधान के अंदर, कुछ भी करना हो, तो हम विधेयक लेके आते हैं। विधेयक में क्या होता है? सारे कानून निर्माण की जो विधि है वो सब 107 नंबर आर्टिकल से 112 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, अब जो विधेयक होता है जो संसद में कोई लेके आता है वो 2 प्रकार के, एक सरकारी और एक गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, अब गैर सरकारी विधेयक तो वो विधेयक होता है जो सरकार के मंत्री वगैरह लेके आते हैं। ठीक है, और गैर सरकारी विधेयक होता है संसद का सदस्य कोई सा भी लेके आ जाता है। ठीक है, संसद का कोई सा भी सदस्य लेके आ जाता है। अब विधेयक जब पूरा उसका प्रोसेस क्या है विधेयक पास होने का, तो उसमें सबसे पहले प्रथम वाचन होता है, यानी पहली बार आता है जब संसद में बिल लेके आता है तो उस पर बात विचार होता है, प्रथम वाचन वो हो गया। दूसरी बार में जो होता है वो समिति स्तर पर बातचीत होती है। ठीक है, समिति स्तर पर बातचीत होती है। फिर तीसरे नंबर पर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। समिति की रिपोर्ट पे क्या होती है? चर्चा होती है। फिर द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद, जिसके अंदर पास होना है फेल होना ये डिसाइड होता है। और फिर चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे क्या होता है? यही प्रोसेस दोबारा से कहाँ चला जाता है? दूसरे सदन में चला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो सरकारी विधेयक में और गैर सरकारी विधेयक में देखो फर्क क्या है। ये गैर सरकारी वाला भी साधारण विधेयक लेके आ सकता है और संविधान संशोधन विधेयक भी लेके आ सकता है। सरकारी वाला ये भी साधारण लेके आ सकता है, और सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी बिल लेके आ सकता है, यानी संविधान संशोधन का बिल लेके आ सकता है। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा क्या, धर्म विधेयक का बिल केवल सरकारी विधेयक, सरकारी वाला बंदा ही लेके आ सकता है। ठीक है, सरकारी विधेयक ही हो सकता है वो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब संसद जो होती है वो कैसे नियंत्रण करती है अपने सदस्यों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर कैसे नियंत्रण करती है? सबसे पहले तो बहस करके नियंत्रण करती है, कि जब तक बहस नहीं करेगी किसी चीज के ऊपर, बहस नहीं होगी तो फिर तो मनमाने ढंग से ही काम होने लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है? एक तो स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकती है, किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकती है। किसी भी धन विधेयक हो, कोई सा भी विधेयक हो, स्वीकृति या अस्वीकृति भी हो सकती है। ठीक है, फिर होता है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण का मतलब पैसों से रिलेटेड। अब देखिए बहुत सारे समितियां बनी हुई है जो कंट्रोल करती है पैसों के ऊपर, पैसों की देख रेख निगरानी करती है कि ज्यादा तो नहीं निकाल रहे हैं, कम तो नहीं निकाल रहे, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ये सब तो समितियां बनी हुई है बहुत सारी, वो देख रेख करती है इनकी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। अविश्वास का मतलब हमारे को तुम्हारे में विश्वास ही नहीं है ना। अब अविश्वास प्रस्ताव भी फिर ऐसे लेके आया जाएगा और पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा फिर, तो वो अविश्वास प्रस्ताव हो गया। ठीक है, फिर होता है निंदा प्रस्ताव। क्या होता है? निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब हमें कोई सरकार का या किसी का कोई किसी भी लोग का जब कोई काम पसंद नहीं आता तो हम उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इससे बहुत बेइज्जती होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव होता है। क्लियर हो गया?
तो अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसका मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।